बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बड़े ही दिलचस्प टॉपिक पे कि हम अपने बेली फैट को, पेट की चर्बी को या मोटापे को किस तरह से कम कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में अजीबोगरीब किस्म की बातें घूम रही होती हैं और बहुत सारे लोग इस बारे में कंप्लेन करते हुए, शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि हमने हर मुमकिन कोशिश की, हर चीज़ को फॉलो किया, लेकिन हमारे बेली फैट ना कम हुआ, ना तो पेट की चर्बी कम हुई और ना ही हमें मोटापे से निजात मिली। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। असल में हम एक कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि हम कौन सी ग़िज़ाएँ खाएं, कितना कम खाएं, क्यों खाएं और उसके साथ कौन सी एक्सरसाइज करें। पेट की एक्सरसाइजेज़ हैं, थाई की एक्सरसाइजेज़ हैं और हिप की एक्सरसाइज है, वो हम करें तो उससे हमें बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें कुछ में फ़ायदा होने की बजाय ज़्यादातर इसमें नुकसान का अंदेशा ज़्यादा है। तो आज हम बड़ी तफसील से इस पे बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एक्चुअली हम मोटापे का शिकार हुए क्यों। तो ये एक दिन की बात नहीं है। ओवर द ईयर्स एंड ईयर्स, सालों साल हमने गलत एक्टिविटी जो रॉन्ग थी, जो सही नहीं थी, उसको अपनाए रखा, उसी स्टाइल को, उसी ईटिंग स्टाइल को, खाने पीने की, और फिर कौन सी चीज़ें हमने खाते रहे हैं जिसकी बिना पे हमें ये ओबेसिटी या मोटापा हुआ है, या हमारे पेट में जो पेट की चर्बी हमने गेन की है, इस सारे की बनने की वजह क्या है। और फिर ये कि हम किस तरह से जो बन चुकी है, जो ऑलरेडी स्टोर्ड है, जो हम मोटापे का शिकार हैं, उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं। और उसके लिए 8-10 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम समल्टेनियसली अपनी क़ुव्वत इरादी से समझते हुए, लॉजिकली समझते हुए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और कहाँ पे गलत हुआ है, और फिर हम वो गलत चीज़ों को छोड़ के सही रास्ते पे, सही सिमत में अगर कुछ देर के लिए हम चलेंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह वो ज़रूर आपका मोटापा भी कम होगा और आपका बेली फैट भी रिड्यूस होगा और आपकी वेस्ट भी कम हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बेली फैट को रिड्यूस करते हुए अपनी हाइट से आधे पे, अपनी कमर का वेस्ट को आधे पे लेके आएँ। ये इंतहाई ज़रूरी है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये चर्बी हमारे जिस्म में होती क्यों है। बहुत सारे लोगों का पहले शुरू में ख्याल था कि आप फैट नहीं खाएं, चर्बी नहीं खाएं, या देसी घी नहीं खाएं, मक्खन नहीं खाएं, तो उससे आपको चर्बी नहीं होगी। ये बहुत गलत और पास की बातें हैं। ये वाकई में गलत इन्फॉर्मेशन थी। इनसे कुछ नहीं होता है। एग्जैक्टली हमें समझना पड़ेगा कि होता क्या है, किस तरह से हमारे जिस्म में ये जो चर्बी है वो ये बनती है, और इतनी बनती है कि हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि ये जिस्म जो है, ये मालिक हकीकी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया हुआ है, और उसने अपनी तमाम हज़ार मखलूक़ात में से सबसे अफजल, इसको अशरफुल मखलूक़ात, इसी जिस्म को करार दिया है। तो इस लिहाज से ये बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। ये बड़े ही रूटीन्स को, बहुत सारे प्रोसीजर्स को, लाखों में बैक्टीरियाज इसके अंदर हैं, कई एक हार्मोन्स हैं, कई चीज़ें हैं जो इंसान की सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। जिस तरह से हम जैसे खाने को देखते हैं तो हमारे लुआब में ऐसे हार्मोन्स वो जारी हो जाते हैं जो उसकी इंहज़ाम में मदद देते हैं। इस तरह से देख के खाना, तवज्जो से खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस लिहाज से ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये असल में सर्टन प्रोसीजर्स को, चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है जो सही हैं, और उसी पे चल रहा होता है। अगर हम उसी तरह चल रहे हों तो वो हमारे लिए यूज़फुल है, और अगर हम कहीं गलत कर रहे हैं और कंटिन्यूसली गलत करते जा रहे हैं तो वो फिर इसी किस्म के नतायज से हमें सामना करना पड़ता है कि मोटापा हो गया, और आपकी बेली फैट बढ़ गई है, आपका पेट की चर्बी बढ़ गई है, आपकी वेस्ट बढ़ गई है। तो
पहले ये फिनोमिने को समझें कि जैसे ही हम कोई खुराक लेते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो हमारे जिस्म में जैसे ही मैदे में जाती है तो वहाँ से हमारा जिस्म जो है खुद ब खुद ग्लूकोज को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और इवन जो हमारे पेशाब में भी ग्लूकोज होती है उसको भी वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके हमारे खून में शामिल कर देता है। वहाँ से एक हार्मोन्स है इंसुलिन, जिसका नाम है इंसुलिन, जो है वो उस ग्लूकोज को खुलियात के अंदर भेज देती है, सेल्स में अंदर भेज देती है, एक चाबी की तरह से एक्ट करती है वो। जैसे ही इंसुलिन जो है वो चाबी की तरह से एक्ट करती है तो खुलिया खुल जाता है और ग्लूकोज उसके अंदर चली जाती है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होके वहाँ से हम ये जो जितनी मूवमेंट कर रहे हैं, ये एनर्जी जो इस्तेमाल हो रही है, ये वही एनर्जी है जो खुलियात में भेजती है इंसुलिन। तो अगर तो ये इसी तरह से ये एक फिनोमिना है, अगर तो जितनी हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी ही हम खा रहे हैं और इंसुलिन उतनी ही ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर भेज रही है, तो अब कभी भी मोटापे का शिकार नहीं होंगे। होता ये है कि जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम वो खा रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो फॉर द एमरजेंसी बेसिस पे, वो जब कभी आप नहीं खाए हुए होते तो ये जिस्म इतना इंटेलिजेंट है कि उसको चर्बी की सूरत में स्टोर कर लेता है। उसी ग्लूकोज को जो सेल्स के अंदर गई होती है उसको फैट की शक्ल में चर्बी की सूरत में स्टोर कर लेता है, तो जब आप नहीं खाए हुए होंगे तो तब वो उसको इस्तेमाल करेगा। तो जब ये मुसलसल इस तरह से हो रहा होता है कि हम खा ज़्यादा रहे होते हैं और एनर्जी कम कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो वो बार बार वो उसको स्टोर करता रहता है, और वो फिर चर्बी, फैटी लीवर्स और सारे ऑर्गन्स में और आपके जिस्म में जगह जगह वो इवन खून की वेन्स के अंदर भी चर्बी ही चर्बी हो जाती है, जो बहुत सारी बाद में कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनती है। तो इस लिहाज से ये बहुत ख़तरनाक है कि आप इत्तेदाल में रहें। जितनी आप कंज्यूम करते हैं, जितनी आपकी एक्टिविटी है, अगर आपकी एक्टिविटी कुछ नहीं, आप बैठे रहते हैं, कोई ऐसा हार्ड काम नहीं करते हैं, तो आपको फिर अकॉर्डिंगली फ्यूल भी उतना ही लेना चाहिए, खुराक भी उतनी ही लेनी चाहिए, उसी के हिसाब से तनासुब से लेनी चाहिए। तो ये किसी के लिए, एक पहलवान के लिए एक बकरा भी शायद सही हो, और एक आम आदमी जो सिटिंग करता है, ज़्यादातर कुछ काम नहीं करता है, तो उसके लिए शायद एक बाइक भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो। ये जस्ट एक समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ से हम समझ आई कि ये चर्बी हमारे जिस्म में होती क्यों है। ये चर्बी खाने से नहीं होती है, ये फैट खाने से नहीं होती है, मक्खन वगैरह खाने से नहीं होती है। ये असल में किसी भी ग़िज़ा को जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और इंसुलिन उसको खुलियात में अंदर भेजती है, वहाँ पे एनर्जी की तौर पे स्टोर होती है, और जो यूज़ हो जाती है वो एनर्जी बर्न हो गई, जो बाकी है वो चर्बी की सूरत में, फैट की सूरत में हमारे जिस्म में स्टोर होती है। और ये फिर होप यू अंडरस्टैंड कि जब कोई बर्तन भर जाता है तो ओवरफ्लो करना, जब सेल्स भर जाते हैं तो ओवरफ्लो करना शुरू होता है। जब ये एग्जैक्ट समझने की बात है कि जब वो ओवरफ्लो कर रहे हैं तो वही चर्बी फिर फैलती बाकी आर्गन्स पे और पूरे जिस्म में फैल जाती है। अब हम आते हैं उस बात की तरफ कि हम वजह देनी पड़ेगी अपनी बॉडी को। ये तो बैड बिहेवियर था, बैड एक्टिविटी थी, बुरी आदत थी जो हमने साल से करते रहे, ज़्यादा खाते रहे, एक्टिविटी कम हुई और उससे वो फैट हमारे जिस्म में स्टोर होती गई और इस तरह से हम वेट गेन करते रहे और ओबेसिटी का हम शिकार हो गए। ये तो ओवर द ईयर्स, सालों साल में हुआ। तो अब हमने उसको वजह देनी है कि वो ना सिर्फ ये कि अब डबल काम करना, उससे ज़्यादा रिवर्स करना पड़ेगा कि अब हमने उसको रूटीन की जो हम इनटेक ले रहे हैं उतना वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा करेंगे तो जो स्टोर ऑलरेडी चर्बी है वो इस्तेमाल होगी। समझ आ रही होगी कि अगर हम उतना ही वर्कआउट कर रहे हैं जितना हम और खाना खा रहे हैं तो फिर तो नेट रिज़ल्ट ज़ीरो होगा। से बिल्कुल इसी तरह से एक एग्जांपल है कि अगर हम टंकी गाड़ी की फुल करवा लेते हैं और एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं तो वो फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, उसका रिज़र्व तो वैसा ही रहेगा जो हमने टंकी फुल करवाई थी, वो लॉन्ग ड्राइव ने उसको कंज्यूम कर लिया। हम लॉन्ग ड्राइव पे तो जाएं लेकिन टंकी नहीं फुल करवाएं, जो उसमें रिज़र्व है
وہ کنزیوم کرنے کی کوشش کریں. تو یہ وجہ مین جو اس کی سمجھنے کی لاجیکل چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ وجہ دیں اپنی باڈی کو کہ وہ آپ کے جو اندر آلریڈی اسٹور فیٹ ہے اس کو برن کرے. یعنی کہ ایٹنگ مور اور برن مور سے کچھ نہیں ہوگا کہ آپ ورک آؤٹ بہت زیادہ کریں اور کھانا زیادہ کھائیں تو کچھ نہیں ہوگا. آپ کو اس کے ریورس کرنا پڑے گا. برن مور کریں گے آپ، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کنزیوم کریں گے انرجی کو، اور انٹیک کم کریں گے تاکہ سٹور جو ہے وہ آلریڈی جو فیٹ سٹورز ہیں آپ کے جسم میں جمع شدہ جو چربی ہے وہ استعمال ہو. سو دوسری ایک اور بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے جسم میں پرائرٹی سیٹ ہوئی ہوئی ہے ہر چیز کی، کہ انرجی کے سورس کے طور پہ ہمارا جسم ٹاپ پرائرٹی پہ جس کو لے گا وہ کاربز ہیں، ڈائٹری کاربز ہیں، کاربوہائیڈریٹ نشاستہ دار غذا ہے. اس کو ٹاپ پرائرٹی، جب بھی اس کو وہ اویلیبل ملے گی تو سب سے پہلے اس کو کنزیوم کرے گا. انرجی کے سورس میں ہماری باڈی کی یہ بلٹ ان ایک ٹریٹ ہے، اس کی پرائرٹی سیٹ ہوئی ہوئی ہے کہ ٹاپ پہ اس نے ڈائٹری کاربوہائیڈریٹس کو کنزیوم کرنا ہے، اس کو انرجی کے طور پہ یوز کرنا ہے. نمبر 2 پہ ہوتی ہے جو آلریڈی اسٹور کارب ہیں جس کو گلوکوجن کہتے ہیں، اور نمبر 3 پہ ہوتی ہے ڈائٹری فیٹ جو وہ اگر اویلیبل ہوں گے جسم کو تو اس کو کنزیوم کرے گا. اور پھر نمبر 4 پہ جا کے جو سٹور باڈی کے جو فیٹ ہیں ان کو کنزیوم کرے گا. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کم کھانا، اور ساتھ میں یہ پرائرٹی کو بھی دیکھ لیں کہ اگر اویلیبل ہوگا سے آپ نے 10 گرام کاربوہائیڈریٹس کھایا تو پہلے 10 گرام کاربوہائیڈریٹ سے جو انرجی ایکسٹریکٹ ہوگی وہ کنزیوم ہوگی، اور پھر جا کے اگر آپ نے 10 گرام کاربوہائیڈریٹ جتنا ہی ورک آؤٹ کیا تو نیٹ رزلٹ پھر 0 رہے گا. آپ نے اس سے پھر زیادہ کرنا ہے. پہلے وہ جو پرائرٹی پہ اس نے جو انرجی بنی ہے اس کو کنزیوم کریں گے، اور پھر آ کے چوتھے نمبر پہ سب سے پہلے کاربوہائیڈریٹس، پھر سٹور کاربوہائیڈریٹ جس کو ہم گلوکوجن بھی کہتے ہیں، اور دین ڈائٹری فیٹ، اور چوتھے نمبر پہ باڈی فیٹ ہیں جو کنزیوم ہوتے ہیں. یہ پرائرٹی لسٹ ہے، اس طرح سے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں. پھر کچھ چیزیں ہیں جو ریزسٹ کرتی ہیں، جو ہمارے اسٹورڈ فیٹ کو کنزیوم کرنے سے روکتی ہیں. اس میں انسولین ریزسٹنس ہے، وہ بہت زیادہ آپ کی جو انسولین کی ریزسٹنس ہے وہ پریونٹ کرتی ہے کہ آپ کا جو باڈی ہے وہ جو سٹورڈ آپ کے فیٹ ہیں ان کو برن نہ ہونے دے، اس کو ریزسٹ کرتی ہیں. اسی طرح سے سٹریس ہے، ذہنی تناؤ ہے، یہ بہت زیادہ آپ کو پرابلمٹک ہوگا وہ آپ کے باڈی فیٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے. آپ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ سٹریس رہ رہے ہیں، آپ پریشان رہ رہے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، تو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کے وہ باڈی فیٹ جو ہیں وہ ریڈیوس نہیں ہوگے، آپ ویٹ لوز نہیں کر رہے ہوں گے، آپ کی کمر کم نہیں ہو رہی ہوگی، آپ کی بیلی فیٹ کم نہیں ہو رہی ہوگی. یہ اس ایک عنصر ہے. اسی طرح سے کچھ ڈپینڈنسی ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وجہ ہونی چاہیے کہ کیا ہم کس طرح سے اپنے چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں، کوئی وجہ دینی چاہیے. تو وجہ اگین آپ کے یہ 4-5 چیزیں جو آپ نے غلط کی تھی پاسٹ میں، ان کو ریورس کرنے سے اب آپ بہتری کی طرف آ جاتے ہیں. تو اب ایکشن پلان کو اگر ہم ڈسکس کریں ایگزیکٹلی کہ کیا کچھ کرنا چاہیے، ایگزیکٹلی کیا کرنا چاہیے ہمیں، تو اس میں نمبر 1 پہ میں عرض کروں گا کہ آپ بالکل اپنی ایلیمینیٹ کر دیں شوگر اور شوگر سے بنی ہوئی تمام مصنوعات، چینی اور چینی سے بنی ہوئی تمام مصنوعات، پروسیس فوڈ، جنک فوڈ، ان سب کو آپ اپنی زندگی سے بالکل ایلیمینیٹ کر دیں. اس کی ٹیکنیکل لاجیکل وجہ یہ ہے کہ آپ اگر وہ چیزیں شوگر کو لے رہے ہیں تو یہ سارٹ آف ایڈکٹیو ہے، عادی بنا دیتی ہے. اس سے آپ اور زیادہ بھوک زیادہ لگتی ہے، آپ زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ کھائیں گے اور وہ ڈیفینیٹلی وہ تو پرابلمٹک ہوگا. اور اس میں دوسرا جو عنصر ہے شوگر اور شوگری آئٹم کا، وہ یہ ہے کہ یہ 100% کاربس ہے.
تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری باڈی کی پرائرٹی لسٹ میں ٹاپ پرائرٹی پہ اس نے کارب کو کنزیوم کرنا ہے. تو پہلے تو جتنا ورک آؤٹ کریں گے وہ اس میں ضائع ہو جائے گا کہ اس نے جو آپ نے کاربس کھایا ہوا ہے اس کو کنزیوم کیا ہے. تو دو وجوہات. تو تیسری یہ کہ یہ انسولین ریزسٹنس کو بھی بڑھاتا ہے جو اگین باڈی فیٹ کو کنزیوم کرنے میں پرابلم کرتا ہے, پہلے ہم جان چکے ہیں. تو نمبر 1 آپ شوگری آئٹم ان 3 وجوہات کی بنا پر, نمبر 1 کہ یہ آپ زیادہ کھائیں گے, اور نمبر 2 یہ 100% کاربز ہے, اور نمبر 3 یہ انسولین کو بڑھاتا ہے. اس لحاظ سے نمبر 1 پہ آپ کسی صورت بھی ایلیمینیٹ کر دیں اپنی زندگی سے کہ آپ نے شوگر یا شوگر سے بنی ہوئی یا کوئی بھی پروسیس فاسٹ فوڈ جنک فوڈ بالکل نہیں لینا. یہ فار دا ٹائم بینگ آپ نے اتنے سال اس باڈی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے, تو اب اس کو ریورس کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا ایفرٹس کرنی پڑے گی. آپ کو یہ بالکل ختم کرنی پڑے گی اپنی لائف سے, بالکل اس کو ایلیمینیٹ کر دیں. نمبر 2 پہ جو کاربوہائیڈریٹس آپ لے رہے ہیں, ڈائٹری کاربوہائیڈریٹس, اس کی مقدار کو تھوڑا ریڈیوس کریں. ایسا گریجولی کریں. اگر آپ پہلے 4 روٹیاں لے رہے ہیں تو 2 روٹیوں پہ آ جائیں, پھر 1 پہ آ جائیں, اور 3 ٹائم اگر ڈائٹ لے رہے ہیں تو اس کو ایک. کاربوہائیڈریٹس میں زیادہ تر آٹا اور آٹے سے بنی ہوئی چیزیں اور خاص طور پہ ہیں, باقی بھی ہوتی ہیں, لیکن اگر آرگینک یا نیچرل حالت میں کوئی بھی کاربوہائیڈریٹس ہیں تو وہ شاید اتنے پرابلمٹک نہیں ہیں جتنے ہم اس میں سے چھان کے, تو ہم ہول گرین لیں, آپ اس کا چھان بھی اس میں ساتھ ہو تو وہ بہتر ہے. نمبر 3 پہ جو تیسرے پلان آف ایکشن میں تیسرے نمبر پہ جو بہت ضروری ہے وہ ہے ایکسرسائز. اینڈ ایکسرسائز مور دین دا انٹیک. جتنا آپ کھا کے جتنی انرجی یا فیٹ حاصل کر رہے ہیں کھانے سے, وہ اس سے زیادہ ورک آؤٹ کریں گے تو یہ تو کنزیوم ہوگا ہی ٹاپ پرائرٹی پہ, اس کے بعد جو سٹور ہوگا وہ جتنا آپ زیادہ ورک آؤٹ کریں گے تو اس سے ہوگا. اس میں زیادہ تر ایک تو ایڈوانٹیج یہ بھی ہے ایکسرسائز کا کہ ٹیکنیکلی اگر آپ سمجھیں تو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, اچھا ورک آؤٹ کرتے ہیں, تو اس کے افیکٹ جو ہے اگلے 24 گھنٹوں میں یا ایون 36 اور 48 گھنٹوں تک آپ کی انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, انسولین کی حساسیت بڑھ جاتی ہے ورک آؤٹ کرنے سے. یہ ایک ٹیکنیکل اس کا فائدہ ہے. دوسرا کہ موومنٹ سے ہی, اسی سے ہی برن ہوگی جو آپ نے انٹیک لیا ہے ٹاپ پرائرٹی پہ وہ, اور دین جو سٹور ہے وہ فیٹ جو ہے وہ اس طرح سے برن ہوگی. تو یہ سمجھنے کی بات ہے, جب آپ سمجھ لیں گے اور قوت ارادی آپ کے پیچھے ہوگی اور پھر آپ یہ چند چیزیں کریں گے بھی, تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ افاقہ ہوگا. نمبر 4 پہ ہے میڈیکیشن. جی آپ کو سٹریس کے لیے, اگر آپ ہائپر ٹینشن ہے یا ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں اور آپ کو ہر وقت وہ ایک خوف سا مبتلا رہتا ہے, آپ ڈپریس رہتے ہیں, سٹریس کا شکار رہتے ہیں, تو سٹریس کو ریموو کرنے کے لیے آپ کو میڈیکیشن لینی چاہیے. اگر ہائپر ٹینشن ہے تو آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے, یہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو آپ کو نیند میں پرابلم ہو رہی ہے, تو وہ بھی آپ کو میڈیکیشن جو ہے وہ پراپر, بھوک کم رکھنے کے لیے, آپ کو بھوک کم لگے, آپ کو بھرا احساس ہو, ایسے بھی اس کی بھی میڈیکیشن اویلیبل ہیں. اور کسی اچھے آپ اس سے فزیشین سے کنسلٹ کر کے اپنی سٹریس کو ریڈیوس کرنے کے لیے, اپنے جو ڈپریشن ہے اس کے لیے میڈیکیشن جو بھی آپ لے رہے ہیں اس کو ضرور لیں, تو تبھی آپ کو وہ فائدہ ہوگا. نمبر 5 پہ جو لائن آف ایکشن میں آتا ہے, نمبر 5 میں ہے کہ آپ اس میں جب آپ کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کو کم کر رہے ہیں اور شوگری آئٹم کو بالکل ایلیمینیٹ کر رہے ہیں, تو آپ نے ڈائٹ تو کچھ نہ کچھ لینی ہے, تو پروٹین آپ لے سکتے ہیں تھوڑی ماڈریٹ اس میں نا, کیونکہ ڈائٹری جو پروٹین ہے اس کا نمبر جو ہے وہ آپ کی باڈی فیٹ کے بعد کنزمپشن کا آتا ہے. تو یہ آپ اس کو پروٹین والی جو غذائیں ہیں ان کو اپنی غذا کا ضروری حصہ بنائیں, اور جس میں آپ فش ہے, ریڈ میٹ ہے, آپ کا چرنے والے جتنے بھی جانور ہیں, بھیڑ, بکری, اور ساتھ یہ گائے یا ایون کٹا بہت ہمارے معاشرے میں کھایا جاتا ہے. یہ سارے میٹ جو ہیں یہ بہت زبردست ہیں, لیکن خیال رکھیں کہ وہ فارمی نہ ہوں, وہ خوراک پہ نہ پلے ہوں, فریلی موومنٹ ہو ان کی, گھومنے پھرنے کی, ان کے رہنے کی جگہ ہو, اور پلس اس کو جو فیڈ ہے اس میں گھاس پھوس اور وہ
चर के खाया हो, अगर वो इस किस्म की नेचुरल उसने खुराक से पला है तो उसका मीट जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह देसी मुर्गी है और अंडा है, ये बहुत अच्छी प्रोटीन है, इसको आप अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा आप नंबर 6 पे है, आप अपनी फ़ैट ऐड करें लाइफ में। फ़ैट जो आपने कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस किया है, प्रोटीन उसमें ऐड कर ली है, तो मॉडरेट मिकदार में, मुनासिब मिकदार में आप फ़ैट भी, क्योंकि डाइटरी फ़ैट जो है उसका भी नंबर बॉडी फ़ैट की कंजम्पशन से पहले आता है प्रायोरिटी लिस्ट में ना। आपको याद होगा, हमने पहले डिस्कस किया है, टॉप प्रायोरिटी पे कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 पे स्टोर कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोजन होते हैं, और नंबर 3 पे डाइटरी फ़ैट आते हैं, नंबर 4 पे जाके जो बॉडी फ़ैट आपके स्टोर होते हैं उनको कंज्यूम करती है हमारी बॉडी तो प्रायोरिटी लिस्ट में। तो आप इसको मुनासिब मिकदार में फ़ैट को भी अपनी ग़िज़ा में ऐड कर सकते हैं। नंबर 7 पे जो बहुत ज़रूरी है कि आप फ़ाइबर रिच ग़िज़ाएँ ज़रूर लें, जिसमें फ़ाइबर की मिकदार है। फ़ाइबर हमारे जिस्म में हज़म नहीं होता है, लेकिन इसकी बहुत सारी खूबी है। ये तो एक तो हमारी ग़िज़ा को अब्ज़ॉर्ब होने में स्लो करता है और भरा भूख नहीं लगाता है, भरा पेट का एहसास दिलाता है, और कब्ज़ जैसी मूज़ी चीज़ से हमें निजात दिलाता है। बड़ी वही लुआब सा जो होता है वो एंड तक हज़म नहीं होता है, और वो हमारे जिस्म से फुजले को खारिज होने में बहुत मदद फराहम करता है। तो ये फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ, जब हम कम खा रहे हैं तो थोड़ा खा रहे हैं और हम ज़्यादातर प्रोटीन उसमें ऐड कर रहे हैं, तो चांसेस होते हैं कि आपको कब्ज़ होगी। तो कब्ज़ से आपको निजात दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये वाला नंबर 7 पे कि आप डेफिनेट जो जिन चीज़ों में ज़्यादा फ़ाइबर है वो आप ज़रूर लें। फ़ाइबर रिच ग़िज़ाएँ जो हैं वो अपनी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा बनाएं। नंबर 8 पे है अच्छी स्लीप, गुड नाइट स्लीप। आपको अच्छी नींद, आपकी अच्छी नींद आपको इस बात की गारंटी करेगी कि आपको ज़्यादा जल्दी से आप अपना फैट जो है वो लूज़ कर सकेंगे, रिड्यूस कर सकेंगे। नंबर 9 पे है आप किचन में टाइम स्पेंड करें। ये गर्मी का मौसम है तो इससे आपको पसीना आएगा, और जितना टाइम आप किचन में स्पेंड करेंगे, काम करेंगे, तो ये भी एक अच्छी यूज़फुल टिप है नंबर 9 पे। ये आप शायद हंस रहे होंगे, मजाक बना रहे होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी है टिप है। इफ़ यू स्पेंड टाइम इन योर किचन हेल्पिंग योर वाइफ, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ वेज। आपकी बीवी भी शायद आपसे खुश रहे, अच्छी रहे, और साथ ही साथ आप अपने एक्स्ट्रा जो फ़ैट हैं वो भी बर्न करने में कामयाब होंगे। आपका बेली फ़ैट जो है वो डेफिनेटली रिड्यूस होगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप किचन में काम करते हुए गुजारेंगे। नंबर 10, लास्ट बट नेवर द लीस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आखिरी ज़रूर है लेकिन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, वो है फास्टिंग। आपको ज़रूर अपनी रूटीन में आपको अल्टीमेटली इस बात पे आना चाहिए। अगर आप 3 खाने खा रहे हैं तो आप उसको 2 कर दें, और 2 करने के बाद 12-12 घंटे के बाद अगर आप खाना शुरू कर देते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद आप इस तरह करें कि सुबह खाएं तो फिर 10 घंटे के अंदर अंदर दूसरा खाना खा लें, फिर अर्ली शाम को डिनर को अर्ली करते जाएं, और सुबह ब्रेकफास्ट को, नाश्ते को लेट करते जाएं। इस तरह से स्क्यूज़ करते हुए आप अपना खाने की विंडो जो है वो 8 घंटे तक, 6 घंटे तक महदूद कर दें, और जबकि दूसरी फास्टिंग जो टाइम है उसको 16 से 18 घंटे तक ले जाएं। ये बहुत ज़रूरी है आप 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर ही 2 मील ले लें, लेट कर लें अपना। से आप 11-12 बजे अगर नाश्ता करते हैं तो शाम 6-7 बजे से पहले आप डिनर कर लें, 2 खाने आपके हो गए, और बाकी 16 से 18 घंटे आपकी फास्टिंग होनी चाहिए। इस फास्टिंग में आप पानी पी सकते हैं, सब्ज़ चाय ज़रूर पिएं, इसमें आप लेमन वाटर पिएं, नींबू वाला पानी वो ज़रूर पिएं। इसके अलावा आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, दूध और चीनी के बगैर, कोई भी चीज़, किसी में भी इसमें चीनी नहीं डालती। दालचीनी का कहवा बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, उसमें सौंफ डालें ताकि आपको
गैस ट्रबल ना हो। इसी तरह से लौंग ऐड कर सकते हैं, 1-2 लौंग का पानी वैसे आप भिगो के रख दें, उसको सुबह मॉर्निंग में पिएँ तो वो बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। इस तरह से आप बेशुमार ड्रिंक्स ले सकते हैं जो हेल्दी ड्रिंक्स हैं, नॉट बेवरेजेस बाय एनी मीन। किसी तरह से भी ये जूसेस, ये मार्केट में जो सख्त निकाले हुए जो मरी बरूरी और ये कोक और ये पेप्सी, ये बेवरेजेस बिल्कुल, वो हमने शुरू में कहा था कि प्रोसेस फूड और शुगरी आइटम आपने नहीं लेने, एलिमिनेट करने हैं, तो वो नहीं लेंगे। आप फास्टिंग में ये ले सकते हैं। फास्टिंग में आपने जब ये माइलस्टोन अचीव कर लिया कि आप 16 से 18 घंटे कुछ नहीं खा रहे और 6 से 8 घंटे की विंडो में 2 मील ले रहे हैं, तो उसके बाद ज़रूरी है कि हफ्ते में आप एक आध दफ़ा 24 घंटे की फास्टिंग करें। पानी वगैरह पिएँ उसमें, लेकिन 24 घंटे की आप फास्टिंग करें। महीने में ज़रूरी है कि एक मोर देन 36 आवर या इवन 48 आवर्स की आप महीने में एक या दो दफ़ा फास्टिंग करें। ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि ये अगर ये फास्टिंग जो है ये सबसे बेहतर टूल है। जब इनटेक ही नहीं होगी तो जो भी आप एक्टिविटी हल्की फुल्की भी मूवमेंट कर रहे होंगे तो वो आपका जो ऑलरेडी स्टोर्ड जो बेली फैट है, जो आपकी फैट स्टोर्ड है जिस्म में, वो कंज्यूम हो रही है। तो डोंट गो फॉर दैट कि आपका पेट नहीं अभी फटाफट से कम हुआ, तो आपके जिस्म में जगह जगह वो भरी हुई है, जो आपने साल हा साल से बद परहेज़ी की हुई है, गलत ट्रैक पे आप अपने जिस्म को लेके गए हुए हैं, तो उसको बर्न होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप उस पर कंसिस्टेंट रहें, अपनी विल पावर को, कुव्वत इरादी पे मजबूत रहें और इन 10 चीज़ों पे फोकस रखें। कुछ अरसे में ही आपको बेहतर रिज़ल्ट महसूस होंगे और डेफिनेटली आप ना सिर्फ आप अपने बेली फैट को कम करेंगे, अपना वेट कम करेंगे, बल्कि बेशुमार बीमारियों, डिज़ीज़ का जो बायस, हार्ट की जितनी डिज़ीज़ हैं, ये आप देख रहे होते हैं कि वॉल ख़राब हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो ये सारी चीज़ें वेन्स में जो चर्बी एक्स्ट्रा फैट जमा हो रही होती है उन्हीं की बिना पर। तो अगर आप उसको बर्न करें तो ये इस लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ज़रूरी है आप अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए ये जो एक्स्ट्रा फैट बन गए हैं, जो साल हा साल की गलत एक्टिविटी, गलत बिहेवियर की वजह, ज़्यादा खुराक खाने, कम एक्टिविटी करने की वजह से हुए, उसको रिवर्स करें। आप कम खाएं और ज़्यादा एक्टिविटीज़ करें उस पर। और लंबे अरसे के लिए ये जो मैंने एक चीज़ भूल गया इसमें कि फास्टिंग का एक बहुत बड़ा एज ये भी है कि वो इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। ये बहुत अहम चीज़ है कि आप जितने लंबे अरसे के लिए वो फास्टिंग करते हैं उतनी ही आपकी इंसुलिन की हसासियत बढ़ती है और आपके जिस्म में इंसुलिन का लेवल भी कम होता है, जो बहुत सारी मुफीद चीज़ों को, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है। तो इस लिहाज से ये जो फैट है, जो स्टोर्ड फैट है आपके जिस्म में, ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गेट रिड ऑफ इट, इससे जल्द छुटकारा हासिल करें और ज़रूर करें। आपकी थोड़ी सी कोशिश, आप थोड़ी सी विल पावर, जब आपने इन सारी चीज़ों को लॉजिकली समझ के करना शुरू कर दिया, देन कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। जब ये किसी चीज़ का इरादा कर लेता है और उस पर फिर कारबंद हो जाता है, तो ये दुनिया की हर चीज़ को अपने लिए मुसख्खर कर लेता है। तो ये बड़ी बात है। ये सिर्फ इसको अल्लाह से डरना चाहिए, उसी से खौफ में रहना चाहिए और उसी से उम्मीद में रहना चाहिए। बेशक वही हमारा मालिक हकीकी है, वही हमारी बख्शिश फरमाने वाला है। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने की और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।